नमस्कार, मेरा नाम सेवाराम खत्री। कक्षा एकादशी वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए एक विषय है जिसका नाम है व्यवसाय अध्ययन, जिसको इंग्लिश में बिजनेस स्टडीज कहा जाता है। तो एक वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए एक विषय के रूप में और व्यवसाय अध्ययन को पढ़ना है। व्यवसाय अध्ययन की जो किताब है, इस किताब में दो भाग हैं। पहले भाग जिसको हम व्यवसाय के आधार कहा जाता है, व्यवसाय के आधार, जिसके अंतर्गत छः अध्याय पढ़ने हैं। और दूसरा जो भाग है व्यावसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार, और इसके अंदर हमको 5 अध्याय देखने हैं। तो टोटल मिला के व्यवसाय अध्ययन की पुस्तक के अंदर और 11 अध्याय दिए गए हैं। पहला अध्याय का नाम है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। व्यवसाय को हम बिजनेस कहते हैं, व्यापार को हम ट्रेड कहते हैं और वाणिज्य को हम कॉमर्स कहते हैं। ये जो पहला अध्याय है, ये पहला अध्याय भी 2 भागों में, 2 खंडों में विभक्त है। पहला जो खंड है कि प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य का क्या इतिहास रहा है, वो पहले खंड में बात बताई गई है। और दूसरे खंड के अंदर व्यवसाय की अवधारणा क्या है, व्यवसाय की प्रकृति क्या है, व्यवसाय के उद्देश्य क्या है, ये खंड 2 के अंदर, इस पहले पार्ट के अंदर सारी बातें बताई गई है। अभी हम खंड 1 प्राचीन काल में भारत का व्यापार कैसा रहा है, वाणिज्य का इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि प्राचीन समय के अंदर भारत की आर्थिक गतिविधि के रूप में व्यापार को या व्यवसाय को प्रमुख केंद्र के रूप में, प्रमुख और गतिविधि के रूप में माना जाता था। प्राचीन समय में भारत से ज़्यादा मात्रा में विश्व के अनेक देशों के साथ व्यापार होता था। एशिया जो महाद्वीप है उसके साथ भी, और बहुत सारे एशिया के देशों के साथ हमारा व्यापार हुआ करता था। भारत को प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहने का, ये सोने की चिड़िया नाम क्यों दिया गया, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में व्यापार के माध्यम से और एक आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा संपन्न बन गया था। व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा अनेक देशों के साथ होने के कारण भारत के अंदर बड़ी मात्रा में धातुओं का संग्रह होने लगा और भारत एक आर्थिक रूप से सक्षम राष्ट्र बन गया। हमारे देश की जो भौगोलिक परिस्थिति है, आप जानते हैं कि उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, यहाँ तक हमारा पूरा भारत देश फैला हुआ है। तो हमारे देश की जो उत्तर से और दक्षिण तक की जो भूमिगत जो मार्ग है, और एक होता है सामुद्रिक मार्ग, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए, विदेशी व्यापार करने के लिए सामुद्रिक मार्ग का उपयोग करना, और भूमिगत जो मार्ग का उपयोग किया जाता है वो अंतर्देशीय, मतलब कि अलग हमारे देश के अलग अलग राज्यों के साथ व्यापार करने के लिए और भूमिगत मार्ग का उपयोग हुआ करता था। इसी तरह प्राचीन समय में और जो व्यावसायिक मार्ग हुआ करते थे उनको रेशमी राह के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। जिन जिन मार्गों से हमारा व्यवसाय होता था, जिन जिन मार्गों से हमारा व्यापार होता था, उनको क्या कहा जाता था, रेशमी राह, ये नाम लोकप्रिय हुआ। ऐसे कैसे संपूर्ण विश्व में हमारे देश का व्यवसाय के माध्यम से एक अच्छे संबंध स्थापित होने लगे और राजनीतिक संबंध भी हमारे व्यवसाय के माध्यम से अच्छे स्थापित होने लगे। इसी तरह पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला जो समुद्री मार्ग था, हमारे देश का पश्चिम के देशों के साथ जो व्यापार होता था समुद्र मार्ग से, उस समुद्री मार्ग को क्या कहा जाता था, मसाला मार्ग। पश्चिम के देशों में बड़ी मात्रा में क्या होता था, हमारे देश से मसालों का आयात होता था, हमारे देश के द्वारा बड़ी मात्रा में मसालों का निर्यात किया जाता था, और इसी समुद्री मार्ग को क्या कहा जाता था, मसाला मार्ग। ऐसे कैसे हमारा देश प्राचीन समय में महान निर्यातक केंद्र के रूप में और उसकी एक पहचान बनी थी। मतलब कि अलग अलग विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे देश से क्या होता था, बड़ी मात्रा में निर्यात होता था। इसीलिए भारत की पहचान क्या बनी है, महान निर्यातक केंद्र के रूप में। और एक और बात है कि प्राचीन समय में जब हमारा अन्य देशों के साथ व्यापार होता था तो मुद्रा के रूप में, और धीरे धीरे किसका उपयोग होने लगा, सिक्कों का उपयोग होने लगा। पहले विनिमय के रूप में वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ने लगी, व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ने लगी, सभ्यता जैसे जैसे विकसित होने लगी, वैसे वैसे मुद्रा के रूप में धातुओं के सिक्कों का उपयोग होने लगा।
तो इस प्रकार का हमारा एक प्राचीन समय का और भारत का एक इतिहास, व्यापार का इतिहास रहा है। प्राचीन समय में हमारी देश की स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली किस प्रकार की थी, मतलब कि हमारा देश और किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति के साथ या दूसरे देश के साथ लेन देन करता था। बैंकिंग प्रणाली का मतलब लेन देन, वस्तु का लेन देन पहले होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मुद्रा का उपयोग होने लगा, धातु का, मुद्रा के रूप में धातु का उपयोग होने लगा, तो धीरे धीरे बैंकिंग प्रणाली विकसित होने लगी। बैंकिंग प्रणाली का मतलब है कि मुद्रा के रूप में जब हम धातु का उपयोग करने लगे, धातु एक प्रतिस्थापित हो गई, तो मापन की इकाई के रूप में और विनिमय के माध्यम के रूप में और इस धातु के सिक्कों का उपयोग होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे धातु के सिक्कों के बाद और हुंडी और चिट्ठी जैसे दस्तावेज अस्तित्व में आए। ये हुंडी और चिट्ठी जैसे जो दस्तावेज है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में पैसों के लेन देन के लिए उसका उपयोग होता था, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को द्रव्य के लेन देन के रूप में और प्रमुख विनिमय साधन के रूप में और हुंडी या चिट्ठी जैसे दस्तावेजों का उपयोग करता था। हुंडी या चिट्ठी जैसे जो दस्तावेज हुआ करते थे, ये स्थानीय भाषा में लिखे जाते थे। स्थानीय भाषा में हर एक राज्य की अलग अलग भाषा हुआ करती थी अपने देश के अंदर, और वर्तमान में भी अलग अलग भाषाएं हैं अपने देश के अंदर। तो उन स्थानीय भाषाओं में हुंडी लिखी जाती थी। हुंडी एक प्रकार का एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया या तो वचन पत्र है या आदेश पत्र है, और बिना शर्त का है। और बिना शर्त हुंडी एक प्रकार का क्या है, अनुबंध है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या है, अनुबंध। और उस अनुबंध के तहत दो बातें ध्यान रखनी है कि बिना शर्त द्रव्य के भुगतान का वचन या आदेश पत्र है, और दूसरी बात है वैध विनिमय द्वारा हस्तांतरण से परिवर्तनीय है। मतलब कि आप अपने हुंडी को और पैसों में परिवर्तन कर सकते हैं। हुंडी एक कागज है, एक दस्तावेज है, एक प्रलेख है, और उसको आप पैसों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वैध विनिमय द्वारा, मतलब कि एक कानूनन उसको मान्यता प्रदान की गई थी। प्राचीन समय में विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम भी बना हुआ है हुंडी के संदर्भ में, और उसी अधिनियम के अंतर्गत इसको वैध माना गया था, और किसी भी व्यक्ति को आप रुपयों का हस्तांतरण कर सकते थे। प्राचीन समय में बैंकर भी अस्तित्व में आए। लोगों को रुपयों की आवश्यकता पड़ने लगी, तो सेठ लोग जो हुआ करते थे, वो सेठ लोग कीमती धातुएं अपने पास जमा के रूप में रखते थे और उसके बदले में पैसे उधार देते थे। इसी तरह प्राचीन समय में और कृषि और पशुपालन का भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और एक आर्थिक गतिविधि के रूप में उपयोग होता था। बहुत सारे किसान लोग और कृषि का कार्य करते थे, पशुपालन का कार्य करते थे, और उसके लिए और अन्य कई प्रकार के रोजगार धंधे अस्तित्व में आए। बुनकर का धंधा, सूती वस्त्र की बुनाई का धंधा, रंगाई का धंधा, हस्तशिल्प का धंधा, ठीक है, कई प्रकार के नए प्रकार के कारीगर अस्तित्व में आए। और इसी तरह धीरे धीरे भारत के अंदर वर्कशॉप स्थापित होने लगे, कारखाने स्थापित होने लगे, मतलब कि उत्पादन होने लगा, और उस उत्पादन के माध्यम से और कुशल कारीगर अस्तित्व में आए। लोग अपने अपने कुशलता का उपयोग उस कारखाने के अंदर वस्तु को तैयार करने में, कच्चे माल को, वस्तु को तैयार करने में अपनी कारीगरी का उपयोग करने लगे। तो इस प्रकार से कुशलता निरंतर बढ़ती गई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और कुशलता हस्तांतरण होने लगी। धीरे धीरे उद्योगों का विकास होने लगा, उत्पादन बढ़ने लगा, विक्रय बढ़ने लगा, ठीक है, और एक देश की पहचान एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होने लगी। ऐसे कैसे प्राचीन समय में और किसान लोगों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए कृषि बैंक भी अस्तित्व में आए। तो ये पूरा एक प्राचीन समय की क्या है, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली।